लास्ट क्लास में हम पेपर डिस्कस कर चुके थे, अब अपनी नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज योर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का चाहे वो ऑर्गेनिक टर्म हो, चाहे वो फिजिकल टर्म हो, चाहे इनऑर्गेनिक, बहुत वास्ट यूज होता है। इसमें कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं यूज हो जाती है, राइट। अब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है वो चीज स्टडी करते हैं। थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म कहाँ पर यूज होता है? हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए, या फिर हम बोल देते हैं एनर्जी के लिए। तो एक काम करें, थर्म में से थर्म का ई उठाओ, ई मीन्स एनर्जी, और आर उठाओ, आर से बन जाएगा रिलेशन। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के बीच में रिलेशन को स्टडी करेंगे। Thermodynamics is the branch of science in which we deals with the different relation between energy term। जैसे एनर्जीज आपने दो तो काफी छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू कर देते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसी तरह कुछ और एनर्जी टर्म्स होती है जिनको हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, और साथ में उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी देखेंगे। तो अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करना है तो वी विल राइट द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the different, which deals with the study of different forms of energy and quantitative relationship between them, different forms of energy and quantitative relationship between them is known as thermodynamics, is known as थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे भी, और उनके बीच में रिलेशन भी देखेंगे कि आपस में वो डिफरेंट फॉर्म्स कैसे कनेक्टेड है। अब हमें देखो, कोई भी चीज है उसके बारे में स्टडी करनी है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट्स पर स्टडी करते हैं, तो उन्हें एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं वो लोग, राइट। थर्मोडायनेमिक्स में, या हम कहें कि हमें जिसका थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है या थर्मोडायनेमिकली जिसकी स्टडी करनी है उस चीज को हम सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर हम दो पढ़ेंगे, एक है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग। एक है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग। सिस्टम हम उसे बोलेंगे जिस पर हम थर्मोडायनेमिक की स्टडी करेंगे। जैसे इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, मान लो मुझे एक कप चाय के ऊपर थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, मीन्स उसके एनर्जी का रिलेशंस देखना है, एनर्जी देखनी है, तो वो चाय का कप मेरा होगा सिस्टम, और उसके अलावा जो भी इस यूनिवर्स में चीजें प्रेजेंट है, मैं हूं, राइट, उसके चारों तरफ हवा है, बाकी सामान रखा है, वो सब कुछ होगा सराउंडिंग। तो सिस्टम वो है जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी होती है, और
सिस्टम के अलावा जो भी चीजें प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में वो होगी सराउंडिंग। तो सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स chosen for the part of the universe chosen for the thermodynamic study, chosen for the thermodynamic study is known as system, राइट। और जो पार्ट के अलावा इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उनको हम बोलेंगे सराउंडिंग। उस सिस्टम के अलावा जो भी आसपास चीजें हैं वो होंगी हमारी सराउंडिंग। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स सिस्टम के अलावा, अदर देन सिस्टम, is known as surrounding। उसको हम क्या बोल देते हैं? सराउंडिंग। अब हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम पढ़ने हैं कि जो हम सिस्टम कंसिडर करते हैं, मतलब जिसकी हमें स्टडी करनी होती है, वो कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं वो देखेंगे हम। तो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम हमारे जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? खुला। ओपन सिस्टम में क्या होगा? मैटर का एक्सचेंज होगा, साथ साथ हीट का भी एक्सचेंज होगा। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम। अगर हम पानी को गर्म करें खुले बर्तन पे, जैसे मैंने एक वेसल लिया, एक बर्तन लिया, उसमें मैं पानी गर्म कर रही हूँ। अब जैसे कई बार हम पानी रख के भूल जाते हैं, राइट। चलो पानी का एग्जाम्पल नहीं, दूध का सबने देखा होगा। दूध को जैसे हम गर्म करते हैं, अगर बाय चांस हम उसे गैस पर रखा भूल जाए तो क्या हो जाता है? जितना दूध हमने रखा था उससे बहुत कम हमें मिलता है। तो वहां पर क्या हो रहा है? हीट तो सिस्टम के चेंज हो ही रही है। चेंज कैसे हुई? हम दूध को गर्म कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो सिस्टम की हीट में तो चेंज आ ही रहा है, साथ में क्या हुआ? मास में भी चेंज आया। पहले कुछ मास था, बाद में कुछ मास हो गया। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग। तो हम लिख सकते हैं अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, अ सिस्टम विच कैन exchange energy and matter with the energy and matter with the surrounding is known as open system। एनर्जी कैसे चेंज कर रहा है? भाई जब दूध गर्म होता है या पानी गर्म होता है उसमें से भाप निकलती है ना, वो भाप कैसी होती है? गर्म। और कहाँ आती है? वो हमारे सराउंडिंग में ही आती है, तो उसकी वजह से हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है।
तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, वहां पर मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोल देते हैं ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्लोज सिस्टम। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका हम कि हीटिंग ऑफ वाटर, हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन, खुले बर्तन में हमने पानी को करा तो वो उड़ जाएगा। अगर हम थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे तो पानी उस बर्तन से गायब मिलता है हमें। ये आप अपने घर पर भी कर सकते हो। अब बात आती है क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम क्या है? बंद सिस्टम। अब वही पानी जो हम पहले खुला रख के गर्म कर रहे थे, अब पानी को हमें क्या करना है? एक प्लेट ऊपर रख के गर्म करना है। तो क्या होगा? हीटिंग तो हो ही रही है, तो हीट तो एक्सचेंज होगी। कैसे? कंटेनर की वॉल्स से हो जाएंगी वो, तो कंटेनर की वॉल्स गर्म होगी तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन बात रही मैटर के एक्सचेंज की, उस केस में मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। कैसे? सभी ने देखा होगा जब हम बर्तन पे प्लेट रख के गर्म करते हैं तो वाटर, अब ऑब्वियस सी बात है, बॉईल करेंगे तो गैसेस फॉर्म में होगा। अब जैसे ही आप प्लेट को उठाते हैं या ठंडा करते हैं, वो गैसेस फॉर्म वापस किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में। तो मैटर तो जो जितना था बस फेस चेंज हुआ था, लेकिन कोल्ड करते ही उसे वो वापस वाटर वाटर बन गया। तो क्लोज सिस्टम में हमारा कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी। अ सिस्टम which can exchange only energy, a system which can exchange only energy but not matter। मतलब मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद सराउंडिंग is known as closed system। इसका एग्जांपल क्या हो गया? हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल। राइट। अब बात करते हैं थर्ड सिस्टम की। थर्ड सिस्टम को हमारा एक्सप्लेन करेगा थर्मस। थर्मस सभी ने यूज की हुई है, या फिर वो बोतल यूज करते हैं हम जिसमें पानी ठंडा का ठंडा, गर्म का गर्म ही रहता है ना। तो नेक्स्ट है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसमें क्या होगा कि आप लोगों ने देखा है, अगर हम थर्मस या वो सेलो की जो बोतल आती है स्टील की जिसमें पानी ठंडा का ठंडा, गर्म का गर्म रहता है, अगर हम उसमें रखते हैं तो क्या होता है? थोड़े टाइम बाद खोल के देखते हैं, जितना गर्म हमारा पहले सब्सटेंस था उसके अंदर हमें वापस उतना ही मिलता है। मान लो मैंने चाय डाली हुई है, जितनी चाय गर्म मैंने उसके अंदर डाली थी, अगर मैं उसे कुछ टाइम बाद खोल कर देखती हूँ तो चाय मुझे उतनी ही गर्म मिलती है। और अब बात करते हैं मास की। अगर मैंने उसके अंदर 2 कप चाय डाली थी तो बाद में भी मुझे 2 कप ही चाय मिलता है। तो इसका मतलब आइसोलेटेड मतलब सबसे अलग। राइट। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी का एक्सचेंज होता विद सराउंडिंग और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है विद द सराउंडिंग। तो इसको हम बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? टी इन थर्मल बोतल या थर्मस बोतल, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा सिस्टम कैसा है। अब बात करते हैं एनर्जीज की। थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जीज ही पढ़नी है। अब एनर्जीज पर चलते हैं। सिस्टम हम देख चुके हैं। सबसे पहले जो एनर्जी पढ़ेंगे हम, वो है हमारी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदर की एनर्जी। तो सबसे पहले हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है, राइट? तो क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? या लिखो, डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? अंदर की ताकत। इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारी? जो हमारी अंदर की ताकत होती है, राइट? अंदर की ताकत कहाँ पर स्टोर होती है? हमारी बॉडी में। तो इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में या किसी भी सिस्टम में स्टोर्ड होती है। मतलब उसकी खुद की एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द एनर्जी stored within a substance is known as internal energy. The energy stored within a substance is known as its internal energy. मतलब जो उसके अंदर स्टोर होती है। It is represented by U, और हम इसको E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे चैप्टर में हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, बट कुछ बुक्स में ये E से भी रिप्रेजेंट होती है, तो हम दोनों लिख लेते हैं। अब बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। ये चेंज इंटरनल एनर्जी में कैसे होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइन करना है। अब जैसे मैं अपनी एनर्जी के साथ रिलेट करके बताती हूँ, आप अपनी एनर्जी से रिलेट करना। हम जैसे सुबह उठते हैं, फ्रेश उठते हैं बिल्कुल, तो हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। हम पूरा दिन भर काम करते हैं। मान लो सुबह की हम एनर्जी थी हमारी U1, राइट? अब हम दिन भर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो रात में हमारी एनर्जी क्या होती है? सुबह वाली जितनी कम हो जाती है। और बात है में, तो अगर हम जब पूरा दिन काम करके आते हैं, कोई कुछ काम बोले भी तो हमारे करने का मन नहीं करता, लेकिन सुबह में हम सारे काम कर लेते हैं। तो सुबह हमारी एनर्जी कुछ थी, रात में कुछ और हो गई। मान लो सुबह की एनर्जी थी U1 मान लेती हूँ मैं इनिशियल स्टेट की एनर्जी सुबह की, एंड U2 मान लेते हैं हम फाइनल स्टेट की एनर्जी या फाइनल पोजीशन की एनर्जी, मतलब रात की एनर्जी। तो ये दोनों हमारी एनर्जी डिफरेंट। U1 हमारी क्या होगी? सुबह की एनर्जी है, ज्यादा होगी, लेकिन जो हमारी U2 है, जो हमारी फाइनल स्टेट की एनर्जी है, वो कम होगी अगर हम खुद से कंपेयर करके देखें। तो अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, कि भाई सुबह और शाम की एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, वो कहाँ से मिलेगा हमें?
उनके डिफरेंस से। कहां से मिलेगा? उनके डिफरेंस से। तो चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा। इंटरनल एनर्जी अभी अभी देखो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा हमें फाइनल पोजीशन की एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की एनर्जी से। तो ये आ जाएगा फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, राइट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल स्टेट एनर्जी एंड इनिशियल स्टेट एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ the difference in the energy of initial and final state is known as change in known as change in internal एनर्जी। तो ये हो गया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये है इसका फॉर्मूला। जस्ट हमने फॉर्मूला को ही मैथमेटिकल वे में लिख दिया है और उसको बोल दिया है दैट इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है वो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये एक टाइप पढ़ लिया हमने इंटरनल एनर्जी। दूसरे टाइप की एनर्जी की बात करें, वो है हमारी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। क्या है? एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। देखते हैं उसमें क्या होगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? एंथैल्पी वर्ड अलग अलग रहा होगा। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं हीट चेंज। या इसको भी बोल सकते हैं चेंज इन एनर्जी आफ्टर फॉर्मेशन, राइट। जैसे हम बात करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर से आइस की फॉर्मेशन। ये है हमारा वाटर, इससे बना ली हमने आइस, राइट। तो वाटर से क्या बना रहे हैं? आइस। अब इतना आप लोगों को भी पता है कि वाटर की एनर्जी कुछ और होगी। आइस क्या होता है? उसके कंपैरिजन में ठंडा होता है, ज्यादा कूलर होता है, तो इसकी एनर्जी कुछ और होगी। तो जब वाटर से आइस बना, या आइस के बनने की, या आइस के बनने में जो एनर्जी चेंज हुई, उसको ही बोल देंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैसे? इसे दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। और जैसे C+O2 गिव राइज टू CO2। कार्बन की कुछ एनर्जी होगी रिएक्शन से पहले, ऑक्सीजन की अपनी कुछ एनर्जी होगी रिएक्शन से पहले, दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? CO2। CO2 की अपनी कुछ एनर्जी मिलेगी, जैसे वाटर की कुछ एनर्जी थी, आइस की हमें कुछ और एनर्जी मिली। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड कुछ एनर्जी थी, प्रोडक्ट साइड हमें कुछ और एनर्जी मिली। तो एनर्जी में क्या हुआ? चेंज हुआ। कब चेंज हुआ? जब हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई, तो उसे हमने बोल दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ heat changed when one mole of substance is formed, and 1 mole of substance is formed is known as enthalpy of formation. जैसे वाटर और आइस से इसे बेटर समझ लो, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर आप लोगों ने देखा हुआ है। इन दोनों की टेम्परेचर मीन्स उनकी एनर्जी होती है एक तरह से। टेम्परेचर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो जब आइस बनती है कितना मोल, 1 मोल की बात की गई है सिर्फ यहाँ पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चीज न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हम वाटर एंड आइस के एग्जांपल से समझ रहे हैं कि जब 1 मोल आइस बनेगी तो देयर विल बी चेंज। क्या हुआ, एनर्जी में तो चेंज हो गया सिस्टम की आइस का, क्योंकि कुछ और टेम्परेचर है, वाटर का कुछ और था। तो जो वो चेंज हुआ उसी को हमने क्या बोल दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे अगर C+O2 CO2 वाली रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है -393 किलो जूल पर मोल। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी हुई है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू होती है वो होती है -393 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर इसकी एनर्जी पहले x थी टोटल की और इसकी एनर्जी y थी, तो जो हमें यहाँ पर y - x मिला है उसकी वैल्यू ये आई है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस है ये। पहले इतनी एनर्जी थी, इतना चेंज हुआ है मतलब एनर्जी में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ CO2। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि किसी चीज के बनने के बाद एनर्जी में चेंज आया है, तो इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, चेंज इन हीट या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और रिएक्शन। कैसे गिवन होगा वो, हम क्या लेंगे, समीशन लेंगे किसका, एंथैल्पी का या एनर्जी का ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस समीशन ऑफ एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट साइड। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब क्या है, फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी माइनस इनिशियल वाले की एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट साइड की एनर्जी। तो यही हमें क्या दे पाएगा, चेंज दे पाएगा। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे फर्दर ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा हमारे। कैसे, अभी देख लेते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन है, N12। Question is enthalpy of formation of CO gas, enthalpy of, ये F जो लिखा है मैंने मतलब enthalpy of formation की बात हुई है। enthalpy of formation of CO gas, CO2 gas N2O gas and
gas are minus 110, right? Minus 393, 81 and 9.7 kilojoule per mole respectively, right? Find the value of enthalpy of following रिएक्शन उसने हमें दी है. रिएक्शन इज N2O4 N2O4 गैसेस फॉर्म में है हमारे पास, प्लस 3CO गैसेस फॉर्म में है ये भी, गिव राइज टू N2O प्लस 3CO2, दोनों ये भी किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है. अब क्वेश्चन कैसे करना है हमें? जैसे मैं करूंगी स्टेप वाइज वैसे ही करना है हमेशा, वैसे ही इसकी पेपर में अटेम्प्टेशन होनी चाहिए. अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, राइट? फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारा फाइनल है, ये हमारा क्या है? इनिशियल है, राइट? तो फॉर्मूला विल भी ये लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिख देते हैं, डेल्टा RH is equal to formation of summation of enthalpies of formation of product minus summation of enthalpy of formation of reactant. अब क्या करना है आप लोगों को? समीशन का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है, समीशन का मतलब होता है सम करना. समीशन का मतलब क्या होता है? सम, राइट? हमें सम करनी है एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट हमारे पास दो है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? Enthalpy of formation of N2O, right? Enthalpy of formation of N2O plus enthalpy of formation of CO2, right? अब कितने CO2 बने हुए? 3, तो हमें तीनों की लेनी पड़ेगी. क्लोज, इतना प्रोडक्ट की बात हो गई. अब बात करते हैं रिएक्टेंट की. रिएक्टेंट भी कितने हैं हमारे पास? 2, उनका भी हमें क्या लेना पड़ेगा? सम लेना पड़ेगा. तो लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO. राइट? तो फिर हमें ये पहले तो जनरल फॉर्मूला लिखना है, फिर हमें मेंशन करना है कौन कौन सा हमारा प्रोडक्ट है, फिर हमने मेंशन किया रिएक्टेंट्स, राइट? अब वैल्यूज हमें गिवन है, देख लो वैल्यूज क्या गिवन है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस की ये है, CO2 गैस ये रही, N2O गैस ये रही, और N2O4 की ये रही. लिखते हैं अपना जो वैल्यूज गिवन है. N2O गैस चाहिए, N2O गैस की है 81 प्लस CO2 गैस की है 393 माइनस 393. अब वो वैल्यू एक CO2 गैस की है, लेकिन हमारे पास 3 है, तो हमने इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ बाय 3, राइट? माइनस, अब प्रोडक्ट की तो बात हो गई, रिएक्टेंट की करते हैं. N2O4, एनर्जी ऑफ N2O4 इज 9.7 प्लस enthalpy of formation of CO is -110. फॉर्मूले बहुत सिंपल है इस चैप्टर के, लेकिन जो हमारी गलती होती है वो किस में होती है? प्लस माइनस में होती है. किस में होगी? प्लस और माइनस में.
क्योंकि सिंपल प्लस माइनस में ही हमारी गड़बड़ होगी। यहां पर इसे जब हम सोल्व करेंगे, इट्स आंसर विल बी माइनस 777.7 किलो जूल पर मोल। तो ये है, ऐसे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो देख लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है एक और। क्वेश्चन इज find out the standard enthalpy of reaction. Find out the standard enthalpy of reaction. रिएक्शन हमारे पास गिवन है CH4 plus 2O2 give rise to CO2 plus 2H2O. ये हमारा गैसियस है, ये हमारा गैसियस है, ये भी गैसियस है, बट ये है लिक्विड फॉर्म, राइट। अब इसके एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है हमें, क्या क्या है वो देख लेते हैं। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गिवन है हमें, सॉरी CO2 गिवन है हमें -393.5 किलो जूल पर मोल, राइट। H2O के गिवन है हमें -285.5 किलो जूल पर मोल। CH4 के गिवन है हमें, CH4 के लिए वैल्यू गिवन है -74.9 किलो जूल पर मोल, राइट। ये वैल्यूज गिवन है हमें। अब फॉर्मूला हमारा लिखा ही हुआ है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। प्रोडक्ट की साइड प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट की साइड हम हमारा प्रोडक्ट लिख देंगे। प्रोडक्ट क्या क्या है हमारा, एक है CO2, दूसरा है H2O। कितने मॉलिक्यूल्स है H2O के? दो, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। अब रिएक्टेंट लिखना है उधर हमें, रिएक्टेंट एक है हमारा CH4 और दूसरा है हमारा O2। कितने O2? 2 O2, राइट। अब वैल्यूज पुट करते हैं। CO2 की वैल्यू क्या है? -393.5 प्लस 2 इंटू